देशभक्ति क्या है? फेसबुक के किसी पोस्ट को शेयर कर कर उस पर हिंदुस्तान जिंदाबाद लिखना, या गाड़ी के पीछे तिरंगा लगाकर यह दिखाना कि मैं देशभक्त हूँ। होती होगी, ये भी देशभक्ति ही है, पर मेरे लिए देशभक्ति का सीधा मायना था कि अपने देश के लिए कुछ कर सकूं, उसको कुछ करके दिखा सकूं। और शायद इसी जज्बे की वजह से मैं ये निर्णय ले पाया कि अमेरिका से एक अच्छी खासी जॉब को छोड़कर, एक अच्छे खासे जॉब ऑफ़र को छोड़कर, एक ऊंची पढ़ाई के ऑफ़र को छोड़कर मैं हिंदुस्तान वापस आ सकूं, और हिंदुस्तान वापस आकर यूपीएससी, जो देश का सबसे प्रतिष्ठित और कठिन एग्ज़ाम है, उसको अपने पहले ही प्रयास में क्लियर कर सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजकमल यादव है और मैं 2013 बैच का उत्तर प्रदेश कैडर का आईएएस अफसर हूं। और आज मैं यहां अपनी कहानी आपसे साझा करने आया हूं। और मैं अपनी कहानी आपसे साझा करूं उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक आईएएस बनने के लिए, पूरी तैयारी करने के लिए कितना खर्च आता होगा? लगाइए, कुछ अंदाज़ा लगाइए। आप सोच रहे होंगे कि अगर आईएएस की कोचिंग करें तो 2-3 लाख रुपये यहाँ लग गए, किताबें खरीदेंगे तो 1-8 लाख रुपया वहाँ लग गया, अगर पूरी स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई का हिसाब लगाएं तो 2-3 लाख वहाँ लग गए। मोटा मोटा अगर देखें तो 5-8 लाख रुपए कहीं नहीं गए। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पूरी जर्नी में, इस पूरी यात्रा में शायद मेरा 40,000 से 50,000 रुपया ही खर्च हुआ होगा। और अगर एकदम से हिसाब लगाने की कोशिश करूँ तो शायद 46,232 रुपये होंगे। ये कैसे हुआ? अपनी बात आगे कहूँ उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि किसी भी काम को करने से पहले आपके अंदर जो आग होती है उसका होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे अंदर ये आग बचपन से ही मेरे शहर शिकोहाबाद से लग चुकी थी। जी हाँ, शिकोहाबाद आगरा के पास एक छोटा सा कस्बा है, और आगरा में था उस समय इंडियन एयरफोर्स का बेस कैंप। और इसी बेस कैंप से रोज़ाना न जाने कितने फाइटर प्लेन्स उड़कर जाते थे, पर कहाँ जाते थे किसी को नहीं पता। और जब भी इन फाइटर प्लेन्स की आवाज़ को सुनता था, घर से दौड़ कर बाहर आ जाता था। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि जाने अंदर क्या चल रहा है। देखता था उन्हें, उनकी तरफ हाथ हिलाता था, सोचता था कि शायद वो मुझे देख रहे होंगे। और यहीं से शायद मेरा सपना शुरू हुआ कि एक दिन ऐसा ही जहाज़ उड़ाऊंगा, इससे तेज़ उड़ाऊंगा, ऐसी कलाबाजियाँ दिखाऊंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। प्लेन उड़ाने का सपना और बड़ा होता जा रहा था। जब भी कोई मेहमान घर पे आता और पूछता कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे, जो हम सब के साथ हुआ है, मुझे याद है शायद ही मेरा उत्तर कभी बदला होगा। मैं हमेशा यही कहता कि फ़ौज में जाऊँगा। फ़ौज इसलिए कि पता नहीं था कि प्लेन क्या होता है, फ़ाइटर पायलट क्या होता है, कैसे उड़ाते हैं, क्या करते हैं, पर जानता था एक शब्द, फ़ौज। और इसी सपने को देखते हुए शायद मेरे पिताजी ने मेरा रुख सैनिक स्कूल की तरफ मोड़ दिया। सैनिक स्कूल में जाने के लिए एक कठिन परीक्षा उस समय देनी पड़ती थी, और मैं इस परीक्षा को देकर इसमें अच्छी रैंक से सफल हो पाया। और इसी सफलता के कारण मुझे एक स्कॉलरशिप मिली, और मेरी स्कॉलरशिप के माध्यम से पढ़ाई की यात्रा यहीं से शुरू हुई। सैनिक स्कूल की पढ़ाई कुछ इस तरह की होती थी कि आपके अंदर फ़ौज में जाने की, फोर्सेस में जाने की एक आग सी लगा दी जाती थी। और अपने अंदर तो पहले से ही ये आग धधक रही थी, बस ज़रूरत थी एक मौके की, जो इस स्कूल में आकर मुझे मिला था। सभी लोग, हमेशा सारे बच्चे इस स्कूल में बस एक ही चीज़ की तैयारी करते थे, और उनका लक्ष्य था एनडीए माने नेशनल डिफेंस एकेडमी। और मैं भी उन्हीं बच्चों की तरह इसकी तैयारी में पूरी तरीके से लग गया था। और एनडीए में जाने का मुझे पहला मौका मिला क्लास 12th में, 12वीं में। जी हाँ, 12वीं में। जब आप क्लास 12 करते करते ही 16.5 साल की उम्र में पहली बार एनडीए का एग्ज़ाम लिखने के लिए एलिजिबल होते हैं। एनडीए की तैयारी अच्छी चल रही थी, तो रिटेन बहुत आराम से क्लियर हो गया। पर इंटरव्यू ने मुझे मेरी औकात दिखा दी, और ये था मेरा पहला फेलियर, जिसे देखकर ऐसा लगा कि अब आगे कुछ कर नहीं पाऊँगा, आगे कुछ हो नहीं पाएगा। और बेंगलोर से लेकर आगरा तक का सफ़र ट्रेन की सीट पर उल्टे लेटे लेटे, रोते रोते, आंसू बहाते हुए कट गया। पिताजी से बात करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए अपनी बुआ को फ़ोन किया कि मुझे स्टेशन से पिक कर लो, क्योंकि अब इतना रोने के बाद मुझे मेरी आंखों से कुछ दिख नहीं रहा है। पर दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि इस सपने की आग, फ़ौज में जाने की आग ऐसी थी कि इसने मुझे झुकने नहीं दिया, और मुझे फिर से उठाया, तैयार किया, और कहा कि एक बार फिर प्रयास करते हैं। पर इस बार भी सब कुछ क्लियर होने के बाद रिटेन इंटरव्यू, शायद मेरिट में मेरा नाम नहीं आ पाया, और फिर एक बार मुझे असफलता हासिल हुई। इस परीक्षा में लगातार असफलताएँ प्राप्त हो रही थी, साल ख़राब होते जा रहे थे। किसी बड़े ने मशवरा दिया कि तुम्हारे पास 12वीं में CBSE का PCMB ग्रुप था, तो क्यों ना तुम PMD की तैयारी स्टार्ट करो। बस फिर एक और तैयारी करने का जोश लगा, और मेडिकल की तैयारी स्टार्ट करी। पर यहाँ भी सफलताएं ऐसी लगी कि कभी छू कर निकल गई। पर इसके साथ ही ऑल इंडिया प्री वेटनरी टेस्ट AIPBT में एक अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ, और एक दूसरी स्कॉलरशिप मिली।
और मैं और मेरा एक मित्र मद्रास वेटनरी कॉलेज, जो वेटनरी फील्ड में देश का सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज था, उसमें दाखिला लेने के लिए मद्रास की तरफ निकल पड़े। और यहाँ आने के लिए मन में था कि अब यहाँ से ग्रेजुएशन कर CDS के थ्रू शायद फ़ौज का ट्राई करेंगे। साथ ही साथ ये भी किसी ने बताया कि वेटनरी के थ्रू आप रिमाउंट वेटनरी कोर्प्स मतलब कि RVC में भी फ़ौज में जा सकते हो। कि फ़ौज में जाने का सपना ही था, तो यहाँ से उसको एक दिशा देने का प्रयास किया जा रहा था। जब कॉलेज में पहुँचे तो जनरल अवेयरनेस की तैयारी तो कर ही रहे थे, क्योंकि लक्ष्य था CDS और RBC। पर यहीं तैयारी करते करते कुछ सीनियर से, कुछ लोगों से मुलाकात हुई और देखा कि वो भी मेरी तरह ही ज़्यादातर चीज़ें यही पढ़ रहे हैं। बातों बातों में उनसे पूछ पड़ा कि भैया क्या पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हम तो UPSC की तैयारी कर रहे हैं। और थोड़ी वार्तालाप हुई, बातचीत आगे बढ़ी, तो पूछा कि UPSC में क्या, क्योंकि हमारे लिए तो UPSC सिर्फ NDA और CDS ही था। उन्होंने बताया कि ठीक है, UPSC में IAS, IFS और ये IPS, ये सारे एग्ज़ाम भी होते हैं, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है। और कॉलेज में एक अच्छा ट्रेंड था, कॉलेज में एक ऐसी लहर थी जहाँ से बहुत सारे इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में ऑफिसर्स उस कॉलेज से गए थे। बस जाने क्या सोचकर उनसे उनका सिलेबस मांग बैठा और वो सिलेबस लेके घर आ गया। जब हॉस्टल के कमरे में उस सिलेबस को देखा तो मुझे लगा कि इसमें ज़्यादातर चीज़ें तो वही हैं जो मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, और कॉलेज में पढ़ाई में भी ठीक ठाक हूँ। तो ये भी कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। मुश्किल चीज़ इसलिए नहीं है कि केवल मुझे एक और एक्स्ट्रा तैयारी करनी है, जो कि है मेंस का पेपर। GS की तैयारी तो मेरी चली रही है, जो मैं पढ़ रहा हूँ वही वो पढ़ रहे थे, सिलेबस भी लगभग मिलता जुलता है। और इसी तैयारी के साथ मैंने UPSC की तैयारी स्टार्ट कर दी। तैयारी का एक ये नया दौर तो ठीक था, पर मन में जो असली सपना था, जो असली आग थी, वो कहीं ना कहीं खटक रही थी। बार बार एक फ्रस्ट्रेशन सा हो रहा था, बार बार ये मन में आ रहा था कि अब क्या करूँ। जिस तरफ सोच रहा था, जो सपना देख रहा था, वो शायद पूरा नहीं हो पा रहा है। अब क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ जाऊँ, इन सब प्रश्नों का जवाब कहीं मिल नहीं रहा था। ये तैयारी तो स्टार्ट कर दी थी, इस राह पर निकल पड़ा था, पर फ़ौज का सपना अभी मन में था और उससे अपने आप को जुदा नहीं कर पा रहा था। तो जैसे जैसे कॉलेज ख़त्म होता गया, RBC में एग्ज़ाम देने का मौका मिला, और यहाँ भी किस्मत ने कुछ वैसा ही खेल खेला जो हमेशा से मेरे साथ खेलती चली आ रही थी कि मुझे मौका मिला, इंटरव्यू हुआ, रिटन हुआ, सब कुछ हुआ, पर फिर फाइनली आकर मेडिकल में कुछ परेशानी की वजह से नाम नहीं आ पाया। तो फिर फ़ौज में जाने के लिए फिर से एक बार एक असफलता प्राप्त हुई, और यहीं से फिर पूरा डाइवर्जन जो है वो UPSC की तैयारी की तरफ मेरा निकल पड़ा। और मैंने पूरे मन के साथ, पूरी मेहनत के साथ और पूरे एकाग्रित होकर ये सोच लिया कि अब मुझे UPSC की तैयारी करनी है। कॉलेज में पढ़ाई में अच्छा था, बड़े बड़े टॉपर्स की लिस्ट में नाम आता था, तो इसीलिए यूनिवर्सिटी ने एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत मुझे अमेरिका मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में उच्च स्तर की पढ़ाई करने के लिए भेजा। और यहाँ जाकर मेरे विभिन्न प्रकार के अलग अलग देशों के दोस्त बने, अलग अलग तरह के रिसर्चर्स से मेरी मुलाकात हुई, उनके साथ बात हुई, काम करने में बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ नया सीखने को मिला। एक नई सोच, एक नई ऊर्जा यहाँ से प्राप्त हो रही थी। पर वो जो सवाल जो बचपन का था वो अभी भी मन में खटक रहा था कि करूँगा तो कुछ अपने देश के लिए ही करूँगा। जहाँ भी करूँगा, मेरे काम से, मेरी मेहनत से जो परिणाम निकले वो मेरे देश की बढ़ोतरी के लिए होना चाहिए। और यही सोचते हुए मैं एक अच्छे रिसर्च ऑफ़र को, एक अच्छे जॉब ऑफ़र को छोड़ते हुए वापस हिंदुस्तान आ गया। अब हिंदुस्तान आकर सबसे बड़ा सवाल यही था कि करेंगे क्या। कॉलेज ख़त्म हो गया है, अब क्या करना है, कैसे करना है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पूरी पढ़ाई की यात्रा रही हमेशा स्कॉलरशिप पे ही थी, चाहे वो सैनिक स्कूल की पढ़ाई हो, चाहे वो कॉलेज की पढ़ाई हो, हमेशा स्कॉलरशिप मिलती रही। तो अब घर पे ये कहना कि पापा जी पैसे दे दीजिए, हमें तैयारी करनी है, या ये मांगना कि हम आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, पैसों की ज़रूरत है, ये मांगना दिल में खटक रहा था। इसलिए तलाश शुरू करी एक ऐसी जॉब की जहाँ पैसे भी मिल सके और समय भी। और इसी जॉब की तलाश में मुझे जॉब मिली गुड़गांव में, एक ऐसी जॉब जहाँ मैं नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उन्हें एक ऐसे डॉक्टर की तलाश थी जो नाइट शिफ्ट में काम कर सके, और मुझे एक ऐसी जॉब की तलाश थी जो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई के लिए दे सके। यहाँ नाइट शिफ्ट में काम करते करते तैयारी का थोड़ा बहुत मौका मिलता रहा, पर दिन तो पूरा अपना था, और वहाँ पढ़ाई चालू रखी। पढ़ाई क्या, आप तैयारी क्या, आप ये मान लीजिए कि शायद अपने सपने की आग की भट्टी में मैं अपने आप को तपा रहा था। और इस तपन का पहला परिणाम आया जब मेरा ICR JRF में सिलेक्शन हुआ। इस सिलेक्शन से कॉन्फिडेंस मिला, मेरे अंदर की जो आग थी उसको हवा मिली, और शायद लगा
कि जिस चीज़ के लिए, जिस सपने के लिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने देश वापस आया हूँ, अब शायद उस सपने की तरफ बढ़ रहा हूँ और उसको पा पाऊँगा। लोग कहते हैं जॉब के साथ ये नहीं कर सकते, जॉब के साथ वो नहीं कर सकते, इस काम के साथ ये नहीं हो पाएगा। पर मेरा मानना है कि अगर आपके अंदर आग है, अगर आपने अपने सपने को अपनी आंखों में सजो के रखा हुआ है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बस ज़रूरत है मेहनत की, उस लक्ष्य को साधने की जो आपने देखा है। और फिर वो दिन आया जिसकी हर यूपीएससी एस्पिरेंट को इच्छा रहती है, एक ललक रहती है, प्री, मेंस और इंटरव्यू के बाद रिज़ल्ट का दिन। और जब मैंने अपना रिज़ल्ट देखना शुरू किया तो पाया 464,985 राजकमल यादव, रैंक 21। इस देश के सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम में, सबसे कठिन एग्ज़ाम में मैं पहली बार में अपने प्रथम प्रयास में 21वीं रैंक पाकर सफल हो गया था। वो एक ऐसा दिन था जिस दिन लगा कि शायद मेरे अंदर की आग को अपना मुकाम मिल गया है, क्योंकि मैंने देश के सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम को, सबसे कठिन एग्ज़ाम को अपने पहले ही प्रयास में 21वीं रैंक के साथ क्लियर कर लिया है। हाँ दोस्तों, और ये सब मुमकिन हुआ उस आग की वजह से। वही आग जिसने मुझे देशभक्ति का असली मतलब समझाया, वही आग जिसने मुझे हौसला दिया कि मैं अमेरिका से सब कुछ छोड़कर अपने देश वापस आ सकूं, वही आग जिसने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं अपनी मेहनत से अपनी किस्मत लिख सकूं। अब बस ये एक नए सफ़र की शुरुआत थी। और यहाँ मुझे पुकार फिल्म का वो डायलॉग याद आता है कि मेरे देश के लिए मेरा जज्बा मेरे खून में दौड़ता है, मेरी वर्दी में नहीं। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप खुद को पहचानिए। ये मत देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, किन हालातों में रह रहे हैं। ये सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आपने अपने अंदर की आग को पहचान लिया, आपने अपने अंदर की आग को हवा दे दी, तो यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत आपको अपने मुकाम पर पहुंचने से रोक नहीं सकती। जब मैं ये कर सकता हूं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी ये कर सकते हैं। सो रिमेंबर, व्हेन आई कैन डू इट, यू कैन डू इट टू। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।